जय हिंद। तो चलिए आज का देखते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको हम क्या बता रहे थे, तो जियोग्राफी क्लास में हम आपको एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में बता रहे थे। आपको क्या क्या बताते थे, आपको ये भी बताते थे कौन से फसल जो है किस समय बोए जाते हैं। जैसे रबी फसल जो है वो नवंबर के समय बोया जाता है रबी फसल। उसके बाद खरीफ फसल आपको बताए थे कब बोया जाता है खरीफ फसल। तब खरीफ फसल जो होता है वो क्या होता है, खरीफ फसल जो होता है वो लगभग या फिर सितंबर के आसपास बो दिया जाता है खरीफ फसल। और जायद फसल कहते हैं। जायद फसल देखिए, जब रबी फसल को काट लिया जाता है, जैसे रबी फसल मई से अप्रैल तक, जनवरी मार्च, फिर मार्च और अप्रैल तक काट लिए जाते हैं। उसके बाद जो होता है वो जायद फसल को बो दिया जाता है। जायद फसल जो होता है कम समय में क्या होता है, ज़्यादातर सब्जी इसमें लोग सब्जी वगैरह आते हैं तो ये जल्दी हो जाता है। तो उसके बाद अब क्या क्या बताते थे, आपको बताते थे कौन कौन से राज्य में कौन कौन से जो फसल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे आपको बताए थे चावल जो होता है वो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होता है, लेकिन चावल की खपत जो है वो कहाँ, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा लोग खाते हैं चावल। हालांकि जो भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न है, जो भारत में जो ज़्यादातर चावल को प्रेफर करते हैं, और जबकि पूरी दुनिया में देंगे तो ज़्यादातर जो गेहूँ यानी गेहूँ को प्रेफर करते हैं। तो आपको ये सब बता दिए थे। अब आपको क्या बताना था, खनिज। क्या बताना था, खनिज। देखिए खनिज से पहले आपको हरित क्रांति के बारे में बताते थे। देखिए हरित क्रांति जो था, कौन सा देखते हैं, हरित क्रांति। हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति क्या था। देखिए अभी भी क्या हो रहा है कि जनसंख्या अभी, ज़मीन जो है पूरी दुनिया में, ज़मीन तो बढ़ नहीं रहा है, ज़मीन तो उतना ही है, लेकिन जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। कहता है जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, और उस जनसंख्या को रहने के लिए क्या होता है कि जो जितने भी खेत वगैरह हैं उन सबको हटा कर घर बना दिया जा रहा है। तो लोग क्या है रह रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर देंगे तो ज़मीनें क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। तो घर वगैरह जमीन जो खेती के लिए ज़मीन था उसे हटाकर घर बना दे रहे हैं। तो खेती के ऑटोमेटिक जो है पैदावार घटेगा। क्या था, पैदावार घटेगा। तो इसको सबसे पहले भापे थे जो थे वो वैज्ञानिक थे अमेरिका के। कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। अमेरिका के वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का जनक किसे कहता है, नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग। देखिए नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो कहाँ के थे, यूएसए के। यूएसए, हालांकि यूएसए के नहीं थे, लेकिन जाकर नागरिकता तो यूएसए ले लिए, तो यूएसए नागरिकता तो अमेरिका के ले लिए, तो अमेरिका के कहलाएंगे। तो अमेरिका के कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। तो इन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति का जनक या पिता कहा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक या पिता किसे कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को। देखिए हरित क्रांति में कहा गया कि हम लोग क्या किए जाए, हरित क्रांति जो है वो सबसे पहले हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसके समय क्या लाया था, हरित क्रांति लाया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। अब देखिए इसमें हरित क्रांति में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि हम लोग क्या करते हैं, हाई हील्ड के वैरायटी का प्रयोग करते हैं। यानी जो नॉर्मल बीज होते हैं उससे कम पैदावार होता है, पैदावार होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग करते हैं। हाई यील्ड वैरायटी से प्रयोग करने से क्या होता है कि पैदावार जो होता है, उत्पादन बढ़ जाता है। हाई यील्ड का वैरायटी का प्रयोग करते हैं तो पैदावार जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि सपोज कोई भी पेड़ पौधा है, कहता है कि पेड़ पौधा है, जिस पेड़ पौधे में फल जो है अगर 20 kg लग रहा है, तो हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग करके क्या होता है, उसमें 40 kg लगने लगेगा। यानी दोगुना तिगुना जो होता है वो फल का पैदावार बढ़ जाता है। तो इसी का प्रयोग किए थे कौन, नॉर्मन बोरलॉग, हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग। देखिए हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा था, लेकिन शब्द जो थे वो किसने दिया था, तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे हरित क्रांति के जनक थे, लेकिन शब्द जो थे वो कौन थे, तो विलियम गार्ड ने हरित क्रांति का क्या दिया था, शब्द दिया था। और जबकि भारत में देंगे तो भारत में जो हरित क्रांति जो के जनक किसे कहा था, तो एस स्वामीनाथन को। किसे कहा था, एस स्वामीनाथन। तो भारत में जो है वो हरित क्रांति का जनक किसे कहा था, एस स्वामीनाथन को। जबकि पूरी दुनिया में किसे कहा था, नॉर्मन बोरलॉग को। तो देखिए भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय हरित क्रांति लाया गया था। और भारत में हरित क्रांति का जो केंद्र था, वो क्या था, शामली। उत्तर प्रदेश में
शामली को बनाया गया था। हरित क्रांति में कहा गया था कि हम हाई हेज का वैरायटी का तो प्रयोग किया गया था, और साथ में ये भी कहा गया था कि भारत में कहा गया था कि हम लोग क्या था, मोटे अनाजों पर ज़्यादा जोर दिए जाए, जैसे मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब जो मोटे मोटे अनाज है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए। तो हरित क्रांति में मोटे अनाजों पर ज़्यादा जोर दिया गया, तो उसका क्या हुआ, पैदावार बढ़ा। जैसे गेहूँ का क्या हुआ, पैदावार बढ़ गया। गेहूँ का पैदावार क्या हो गया, बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन चावल के पैदावार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चावल का पैदावार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वही देखेंगे जो दलहन वगैरह जो होते हैं, जो दलहन वगैरह जो है उनका पैदावार क्या हो गया, घट गए, क्योंकि दलहन में जब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और जैसे कि आप देखेंगे लहरी, क्या लहरी, वो भी उसका भी दाल होता है बोकलो, तो उस क्या होता है कि उस सब का क्या हो गया, पैदावार क्या हो गया, घट गया। खेसारी का दाल हो गया, ये सब आप देखते हैं कि मसूरी दाल, चना दाल, सब इसका पैदावार क्या हो गया, घट गया। जबकि जो चावल जो था उसमें कोई पैदावार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और वही गेहूँ का पैदावार जो होता हो गया था, बढ़ गया। तो इसमें किसका पैदावार घट गया, दलहन का, जिस वजह से अब आज भी देखेंगे तो आज भी दलहन का पैदावार घट गया कि हम लोग विदेशों से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तब जाके हमें भारत में पूर्ति होती है। तो किसमें से हरित क्रांति में शामली, कौन सा, शामली, इसका प्रयोग किया गया था हरित क्रांति में। पहले हरित क्रांति में किसका, हाई हिल्ड वेराइटी, किसका प्रयोग किया गया था, हाई हिल्ड वेराइटी का प्रयोग किया था। अब इसमें भी एक और जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, द्वितीय हरित क्रांति लाएगा, कहता द्वितीय हरित क्रांति। इसमें कहा गया है जेनेटिकली मॉडिफाई, जीएम का क्या कहा गया, जेनेटिकली मॉडिफाई यानी जीएम का कहा गया। तो क्या था, पहली हरित क्रांति में क्या हुआ था, आपको बता दिए थे। पहले हरित क्रांति में जो चावल का उत्पादन बराबर रहा, गेहूँ का उत्पादन बढ़ गया, और जो दलहन और तेलहन का उत्पादन जो था वो घट गया। दलहन का थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन तेलहन का उत्पादन जो था बहुत ज़्यादा घट गया। क्या हो गया, बहुत ज़्यादा घट गया। जैसे आप देखेंगे अब इसलिए सरसों यानी राई जो होता है, उसमें क्या होता है कि तेलहन का लोग बहुत ही कम लोग होते हैं, क्योंकि इसका तेलहन का उत्पादन क्या होता है, क्या हुआ था, घट गया था। तो पहली हरित क्रांति में देखिए, पहली हरित क्रांति में किस कब लाया गया था भारत में, तो 1966, लगभग तीसरी पंचवर्षीय योजना के लास्ट में, लगभग 1966 में कब लाया गया था, 1966 के आसपास लाया गया था। और द्वितीय हरित क्रांति जो था, इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। जैसे कि मान लीजिए कि आप देखते होंगे, आप बैर के पेड़ देखेंगे, बैर के पेड़ देखो, बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा बैर का पेड़ होता है। तो बैर के पेड़ में विशाल बहुत बड़ा होता है। आप देखते हो कि जो सावन वगैरह में जो होते हैं, वो शंकर जी का फेवरेट प्रसाद है बैर। तो बैर देखेंगे तो बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। तो उसको क्या किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। अब बताइए, कोई बैर का पेड़ बोएगा तो उसको एक तो 10 साल लग जाएगा उसको बड़ा होने में, 10 साल बाद वो फसल देगा। बताइए, तो 10 साल बाद फसल देगा, और वो भी ज़्यादा फसल नहीं देता है बैर, जो बड़ा पेड़ होता है। तो उसको क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। और जेनेटिकली मॉडिफाई में क्या होता है कि जीन को चेंज कर दिया जाता है। क्या होता है, जीन को चेंज कर दिया जाता है कि जैसे कि मान लें कि जो पेड़ जो है, बैर का पेड़ है, उसको बड़ा करने वाला देखा जाता है कि उसमें कौन सा जेनेटिक है, तो उस जेनेटिकली को हटा दिया जाता है। और छोटा करने वाला मतलब छोटे पेड़ के लिए उसमें जेनेटिकली डाल दिया जाता है। और उसमें क्या होता है कि वो बैर का जो पेड़ होगा वो छोटा ही रह जाएगा, और उसमें बहुत ज़्यादा पैदावार बढ़ जाएगा। अब तो जो जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया और उस जो बैर का बीज बोएगा, तो उसमें लगभग बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं होता, लगभग 6 फीट के अराउंड रहता है, 6 फीट या फिर ऊपर इसके आसपास रहता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फल लगते हैं, लगभग 40 kg। मतलब देखिए, शुरुआत में जो होता है कम लगेगा, शुरुआत में तो कम लगता है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो 40 kg जो होता है, उतने बड़ा पेड़ में जो होता है वो बैर फट जाता है। तो आप देखते होंगे किसकी वजह से, जेनेटिकली मॉडिफाई की वजह से। और वो लगभग 3 साल में जो है, लगभग 3 साल में फल जो होता है देने लगता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। और इसमें और भी जहाँ और भी जगह सुधार किया गया। जैसे आप देखते होंगे, अंगूर का पेड़ देखोगे, अंगूर जंगली भी होता है, और हम लोग जो खाते हैं वो जंगली नहीं होता है। तो अंगूर जंगली पेड़, जैसे कि ये जंगली पेड़ हो गया। अब इसमें जंगली पेड़ में क्या होता है कि जंगली पेड़ में क्या होता है कि जंगली पेड़ बहुत मजबूत होता है। कोई भी जंगली पेड़ होता है तो मजबूत होगा ही होगा, वो बहुत मजबूत होता है, और उसमें जल्दी कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। तो क्या होगा, जंगली जो अंगूर होता है वो खाएंगे तो आपको स्वाद में बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा और बेकार लगेगा, लेकिन उस मजबूत बहुत ज़्यादा रहता है। कहता है मजबूत बहुत ज़्यादा रहता है। अब जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, और ये किया गया कि जैसे कि ये जो जंगली अंगूर है, अंगूर का पौधे जो जड़ें हैं, वो तो उसी को रहने दिया गया। और इसमें क्या किया गया कि इसको हटा कर, यहाँ से काट कर क्या कर दिया गया,
दोनों तरफ से काट कर जो जो अंगूर का वो जो ओरिजिनल पेड़ होता है उसमें इसे जोड़ दिया गया, उसमें जोड़ दिया गया, इसमें क्या होता है, इसमें जोड़ दिया गया। और इसमें अंगूर जो फड़ा वो अंगूर बहुत मीठा भी रहेगा। कहता है अंगूर जैसे गुच्छा में फड़ते हैं, बहुत सारे गुच्छा में फड़ते हैं इस तरह से। और उसमें क्या होता है, अंगूर मीठा भी, बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है। और इसमें जल्दी कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे, क्योंकि पेड़ जो होता है वो जंगली है। कहता है जंगली है, लेकिन ऊपर से मॉडिफाई किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया और इसको जंगली पेड़ से ओरिजिनल पेड़ में बदल दिया गया। अब देखिए, अब जंगली पेड़ जो होता है इसमें कीड़े मकोड़े जल्दी लगेंगे नहीं। और ये जंगली पेड़ जो होता है नीचे से न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा खींचेगा। जंगली पेड़ जो होता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन खींचता है, खींचता है, पानी सोखता है, तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाई में अंगूर बहुत ज़्यादा पैदावार बढ़ गया। इतना पैदावार बढ़ गया कि इसमें जो नए अंगूर फड़ते हैं उसको इसमें से क्या 30% जो अंगूर है वो गिराना पड़ता है ताकि नए अंगूर फड़ने का जगह मिल सके। सोचिए इतना पैदावार बढ़ गया। तो अभी जितने भी जो होते हैं, जितने भी बीज पौधे जो आ रहे हैं वो सब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाई कर आ रहे हैं। हालांकि गांव में अभी भी जो होता है ये इस सब की टेक्नोलॉजी की क्या है, कमी है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, द्वितीय हरित क्रांति में जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया और प्रथम हरित क्रांति में कुछ अनाजों पर जोर दिया गया था, जैसे मोटे अनाज हो गए, वो सब हो गए। और सबसे ज़्यादा घाटा किस अनाज को हुआ, तिलहन को। दलहन को तो थोड़ा कम लगा, लेकिन तिलहन को सबसे ज़्यादा घाटा लगा। ये हुए। अब आते हैं किस पर, तो ये समझ में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, विलियम गार्ड ने। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा था, एस स्वामीनाथन को। समझ गए। अब आते हैं खनिज पर, इसको मिलाते हैं, खनिज पढ़ते हैं। देखिए खनिज पढ़ते हैं। देखिए खनिज हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं खनिज जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। खनिज हमारे लिए, खनिज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कहता है किसी खनिज से क्या होता है, ऊर्जा मिलता है, किसी खनिज से धातु मिलता है, यानी लोहा वगैरह मिलता है, किसी खनिज से अधातु मिलते हैं। तो खनिज जो है मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, देखिए हमें किसी खनिज से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और कोई खनिज क्या होता है, अधात्विक होता है। अधात्विक होता है। और कोई खनिज क्या होता है, धात्विक होता है। धात्विक होता है, कहते हैं धात्विक होता है। समझ गए। तो देखिए किस खनिज से ऊर्जा मिलता है, जैसे कि आप देखते हैं खनिज पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम से ऊर्जा मिलता है। और भी क्या चीज़ है, तो क्या होगा, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। कोयला से भी क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। तो कोयला भी हो गया, परमाणु भी हो गया, गैस से भी क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। तो इसमें क्या कहेंगे, कौन कौन, कोयला से भी ऊर्जा मिलता है। किससे मिलता है, कोयला से भी ऊर्जा मिलता है, गैस से भी ऊर्जा मिलता है। और किससे मिलता है, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा मिलता है। और यूरेनियम हो गया, उससे भी यूरिया मिलता है। थोरियम हो गया, यानी परमाणु से भी क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। जैसे यूरेनियम, थोरियम, जर्कोनियम नहीं, यूरेनियम और थोरियम तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, बहुत खतरनाक होता है। तो ये सब क्या होता है, ऊर्जा देने वाले खनिज होते हैं। कहते हैं ऊर्जा देने वाले खनिज होते हैं। और कुछ खनिज देखते हैं अधात्विक होता है, जैसे चूना हो गया, पत्थर हो गया, ग्रेनाइट हो गया। ये सब क्या होता है, अधात्विक है। चूना, पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, ये सब क्या है, अधात्विक है, अधात्विक खनिज है। और धात्विक खनिज में कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब, फेरस, ये सब क्या होता है, धात्विक खनिज होता है। तो ये सब खनिज के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।